नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विद्याजट। जैसे कि कल हम आप लोगों के लिए एग्रीकल्चर का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें एक लेक्चर हो चुका है, जिसमें हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन कराए थे। तो आज हम 20 से आगे के क्वेश्चन कराएंगे। आज अब तक 50 क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन तक करा दिए थे। जो लोग नहीं देखे हो तो वो लोग चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। तो आज 21वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो 21वां क्वेश्चन है, किस राज्य में केले का अधिकतम उत्पादन होता है? तो केले का अधिकतम उत्पादन इस समय, ये पहले का क्वेश्चन है, इसको नहीं देखना है आंसर, क्योंकि ये 2013 का क्वेश्चन है। तो इस समय केले का मैक्सिमम उत्पादन आपका महाराष्ट्र में होता है। सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर तमिलनाडु नहीं होगा, क्या होगा? महाराष्ट्र होगा इसका आंसर, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है। अब आगे चलते हैं। आगे 22 वाला क्वेश्चन है, भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादक। तो किस राज्य में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मसालों के उत्पादन में सर्वाधिक ये एमपी में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो मसालों का सर्वाधिक उत्पादन आपका कहाँ होता है? एमपी में। उसके बाद और कहाँ होता है? पहले पे एमपी है, दूसरे पे गुजरात है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। तो मसालों के उत्पादन में पहले पे एमपी है आपका, दूसरे पे गुजरात है, और तीसरे पे कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो ये टॉप 3 राज्य हो गए मसालों के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक देश है। सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन कहाँ पे होता है? ये इसका आंसर भारत है। सर्वाधिक दूध का उत्पादन भारत में होता है पहले नंबर पे। उसके बाद कहाँ पे होता है? उसके बाद आपका होता है यूएसए में। सेकंड पे कौन सा है? यूएसए। 24 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गन्ना पैदा करने वाला राज्य कौन है? तो गन्ने में सब लोग जानते होंगे, गन्ना सबसे ज़्यादा पैदावार कहाँ है? गन्ने का सबसे ज़्यादा पैदावार यूपी में है। पहले पे यूपी है और दूसरे पे महाराष्ट्र है। ये हम आप लोगों को एकदम लेटेस्ट डेटा बता रहे हैं, यही अगर एग्जाम में आएगा तो जो हम बता रहे हैं यही आपको करना है। तो गन्ने के उत्पादन में पहले पे यूपी है और सेकंड नंबर पे क्या है? महाराष्ट्र में। लेकिन उत्पादकता अगर दे दे, गन्ने की उत्पादकता कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो उसका आंसर महाराष्ट्र होगा। उत्पादन होगा यूपी होगा, और उत्पादकता मतलब 1 हेक्टेयर में कितना ज़्यादा गन्ना का उत्पादन हो रहा है, तो उत्पादकता सबसे ज़्यादा होगा महाराष्ट्र का गन्ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में, किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो सोयाबीन की खेती का इसमें क्षेत्रफल पूछ रहा है, ये नहीं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो ये कहाँ, सोयाबीन का उत्पादन भी देखो एमपी में होता है सबसे ज़्यादा, और क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा है। तो सोयाबीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? एमपी में। उत्पादन भी सबसे ज़्यादा है और क्षेत्रफल भी सबसे ज़्यादा है। और सोयाबीन के उत्पादन में और कौन कौन से राज्य टॉप 3 में आते हैं? तो उत्पादन में आपका आ गया, पहले पे एमपी है आपका, दूसरे पे है आपका महाराष्ट्र है, और तीसरे पे आपका है राजस्थान। तो सोयाबीन के उत्पादन में पहले पे एमपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, और तीसरे पे आपका राजस्थान है। अब इसके आगे, विश्व में फलों उत्पादक के रूप में भारत का क्या स्थान है? मतलब फल के उत्पादन में भारत कौन से स्थान पे है? तो पहले पे आपका चाइना है, पहले पे आपका चीन है फल के उत्पादन में, और दूसरे पे आपका भारत है। तो भारत का कौन सा स्थान है? सेकेंड। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है? ये क्या बोला? कृषि उत्पाद। तो सबसे ज़्यादा कृषि का निर्यात आपका होता है, कृषि उत्पाद का, वो आपका होता है चावल का, बासमती चावल का। कौन से चावल का? बासमती चावल का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बासमती चावल। तो सबसे ज़्यादा किस कृषि प्रोडक्ट का निर्यात करता है इंडिया? बासमती चावल का। इससे सबसे ज़्यादा मनी इसी से प्राप्त करता है इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश का 70% से अधिक काफ़ी अकेले पैदा करता है? तो ये आपका कर्नाटक है। काफ़ी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक में। ये 70% से अधिक काफ़ी अकेले उत्पादन करता है कर्नाटक। निम्नलिखित राज्यों में किसमें दलहन का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो दलहन के उत्पादन में सबसे आगे कौन है? दलहन में आपका है सबसे आगे एमपी। तो दलहन में सबसे ज़्यादा आपका कौन सा है? एमपी। उसके बाद कौन सा है? पहले नंबर पे एमपी है, दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पे आपका है राजस्थान। तो पहले पे एमपी है दाल के उत्पादन में, पहले पे एमपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, और तीसरे पे राजस्थान। ये क्रम आपको याद रखना है, क्योंकि अब एग्जाम में देगा तो मुश्किल है कि ऐसे डायरेक्ट दे एक स्टेट का, क्योंकि अब ये क्रोनोलॉजी पूछेगा। तो पहले पे एमपी है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, और तीसरे पे राजस्थान है। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? संकर धान की खेती कहाँ सबसे ज़्यादा होती है? तो संकर धान मतलब ये क्रॉस करा के जो धान बनाए जाते हैं, उनकी खेती सबसे ज़्यादा यूपी में की जाती है। तो यूपी में सबसे ज़्यादा एरिया है संकर धान का। संकर धान सबसे ज़्यादा यूपी में बोया जाता है।
निम्नलिखित राज्यों में किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? अब इसमें उत्पादन नहीं पूछ रहा, उत्पादकता पूछ रहा है। उत्पादन में इस साल क्या है? उत्पादन में आपका तेलंगाना है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ है धान का? तेलंगाना। आप लोगों को कल हम बताए थे कि धान के उत्पादन में पहले तेलंगाना है, दूसरे पे यूपी है और तीसरे पे वेस्ट बंगाल है। पहले वेस्ट बंगाल फर्स्ट पे हुआ करता था, लेकिन इस बार डेटा चेंज हो गया है। पहले पे तेलंगाना, दूसरे पे यूपी, तीसरे पे वेस्ट बंगाल। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है? उत्पादकता, मतलब प्रति हेक्टेयर कितनी ज़्यादा उत्पादन हो रही है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादकता आपका कहाँ है? पंजाब में है। धान का सबसे ज़्यादा उत्पादकता पंजाब में है। ये आपको सुमेलित करना है कि उपज है, ये उपज है और बृहत्तम उत्पादक राज्य है, मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन आपका आंध्र प्रदेश में होता है। कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है। ये गलत दिया हुआ है, ये पुराना डाटा दिया हुआ है, इसलिए इसको नहीं, आंसर इसको नहीं देखेंगे। तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात में होता है। इसके बाद क्या है? केला। केले के सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? ये महाराष्ट्र, ये सही दिया है। केले का सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। आलू का उत्तर प्रदेश में, ये भी सही दिया है। ये वाला आंसर मत देखिएगा क्योंकि ये पुराना डाटा है। और नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल में, ये तीनों सही है, ऊपर वाला गलत है क्योंकि तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है और दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है। 33 नंबर क्वेश्चन। अब ये इसमें से बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। जैसे कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक, ये तो सही है। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक एमपी, ये गलत हो गया क्योंकि सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? आलू का। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक आपका यूपी है। इसके बाद क्या? कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, ये बिल्कुल सही है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। तो इसमें से कौन गलत है आपका? आपका ये बी वाला गलत है क्योंकि आलू का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? यूपी है। अब अगला क्वेश्चन दिया है, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। मतलब शुष्क पेटी जैसे ये राजस्थान वगैरह, इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सब एरिया आपका हो गया। तो दिया है शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, तो बिल्कुल सही दिया है। देखिए आप पंजाब, हरियाणा वगैरह में सब कृषि लोगों की कितनी उन्नत कृषि है, तो ये शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, ये बिल्कुल सही दिया है। इसमें से द्वितीय हरित क्रांति, इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया है। इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा क्योंकि ये वाला इसकी व्याख्या भी कर रहा है। निम्नलिखित में किस उत्पाद को हरित स्वर्ण के नाम से जाना जाता है? ग्रीन गोल्ड के नाम से किस उत्पाद को जाना जाता है? ये बांस को आपको ग्रीन गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ये याद रख लीजिएगा। ये हो सके अभी आप ना पढ़े हों, लेकिन ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है? बांस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राज्यों में कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या दिया है? प्रति हेक्टेयर, मतलब उत्पादकता चावल की कहाँ ज़्यादा है? अभी ऊपर हम लोग पढ़े हैं पंजाब, तो पंजाब में चावल की उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। ये प्रति हेक्टेयर दिया है, इसका मतलब हो गया उत्पादकता, तो पंजाब में चावल का उत्पादकता सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिलान करना है। ये फसल दिया है, इधर दिया है सर्वाधिक उत्पादक राज्य, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ होगा? तो जूट का सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? ये आपका जूट वेस्ट बंगाल में होता है। चाय सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? असम में होता है, ये कल आप लोगों को बता चुके हैं। गन्ने का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यूपी में है और रबड़ का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन ये कहाँ है? केरल में है। तो मैच करा लीजिएगा। देखिए नीचे दिया है, जूट का वेस्ट बंगाल, चाय का असम, गन्ने का यूपी और रबड़ का केरल। तो मक्का, सरसों, मूंग फसल की फसल चक्र सघनता क्या है? अब फसल चक्र सघनता किसे कहते हैं? कोई ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आपका रिपीट करें, ये ऐसे दूसरे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो फसल चक्र सघनता उसे कहते हैं, जैसे ये कोई लैंड है, ये आपका कोई लैंड हो गया। अब इसमें एक वर्ष के अंदर, एक ईयर में कितनी ज़्यादा फसलें बोई जा रही हैं, मतलब बारी बारी से। मान लीजिए एक फसल बोई गई, उसके बाद दूसरी फसल बोई गई, फिर उसके बाद तीसरी फसल बोई गई। तो अगर एक वर्ष में बारी बारी से 3 फसलें बोई जा रही हैं इसी लैंड पे, तो इसकी फसल सघनता 300% होगी। अगर मान लीजिए एक वर्ष में इस लैंड पे केवल एक ही फसल बोई जाती है, तो उसकी फसल चक्र सघनता क्या होगी? 100%। अगर 2 फसल बोई जाती है, अगर एक फसल बोई जाती है, तो ये 100% होगी। अगर एक वर्ष में इसी लैंड पे 2 फसल बोई जाती है, तो ये 200% होगी। और इसी भूमि पर एक वर्ष में अगर 3 फसलें बोई जाती हैं, तो इसकी फसल सघनता कितनी होगी? 300%। तो इसमें देखिए 3 फसल बोई जा रही है, मक्का, सरसों और गेहूँ, और ये एक साथ नहीं बोई जा रही हैं, ये बारी बारी से बोई जा रही हैं। जैसे आपका मक्का आपका खरीफ का फसल हुआ, इसके बाद सरसों आपका रबी का फसल हुआ, सरसों आपका गेहूँ के साथ बोया जाता है। गाँव के लोग जो होंगे वो जानते होंगे कि जौ, गेहूँ और सरसों ये तीनों एक ही खेत में बो दिए जाते हैं, तो ये एक ही साथ बोए जाते हैं। तो मक्का पहले बोया गया खरीफ की फसल, उसके बाद सरसों बोई गई, ये गेहूं के साथ आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास बो दिया गया। अब मूंग की फसल आपका फिर
मार्च के आसपास बो दिया जाता है, मार्च के आसपास आपका मूंग का फसल बो दिया जाता है। तो ये एक ही लैंड पे बारी बारी से 3 फसलें बोई जा रही हैं, तो इस वजह से फसल चक्र सघनता कितनी होगी इसकी, 300%। अब ये चेंज भी कर सकता है आपके एग्जाम में कोई, और ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकता है। तो आपको हम समझा दिए कि अगर एक फसल बोई गई 100%, अगर 2 फसल बारी बारी बोई गई 200% और 3 फसल बारी बारी बोई गई तो फसल चक्र सघनता आपकी 300% हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में किस मसाले को मसालों का राजा, तो ये सब लोग जानते होंगे, काली मिर्च को आप मसाले का राजा कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, काली मिर्च। निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और फेमस क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो टापा कपड़ा आपका मोरेसी कुल के पौधे से बनाया जाता है, ये टापा कपड़ा इसके छाल से बनाया जाता है, ये पेड़ की छाल से बनाया जाता है टापा कपड़ा। ये मोरेसी कुल का जो पौधा होता है उसके छाल से आपका टापा कपड़ा बनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी फसल लवण सहिष्णु है, मतलब लवण सहिष्णु मतलब नमकीन मृदा में, मतलब नमकीन मृदा में ये सहिष्णु है, ये लवणीय मृदा में भी उग सकती है। तो ये कौन सी फसल है, ये चुकंदर आपका है, चुकंदर आपका लवणीय मृदा में भी बोया जाता है, ये इसलिए इसको लवण सहिष्णु फसल कहेंगे चुकंदर को। और ये बाकी तीनों लवण सहिष्णु नहीं होंगे। इसका आंसर क्या होगा, चुकंदर होगा। निम्नलिखित में किसमें तना रेशों का स्रोत नहीं है। तो तना द्वारा रेशा नहीं मिलता किसमें, इसमें जूट, सनई, अलसी, कपास। देखिए कपास जो होता है, कपास का ऐसे यहाँ पे ये बीज होता है, ये फल टाइप ऐसे होता है। तो ये जब फूटता है तो इसमें से ये रुई जैसा निकलता है, सफ़ेद सफ़ेद। तो ये जब फूटता है तो इसमें से सफ़ेद सफ़ेद रुई जैसा होता है। तो इसके तने से आपका रेशा नहीं प्राप्त होता है, ये जो फल होता है इसके अंदर ये रेशा होता है। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो गया, कपास हो गया मतलब। और ये जूट, सनई में ये जो इसका तना होता है, इसके छिलके जो होते हैं, इससे आपका रेशा जो मिलता है, इससे रेशा प्राप्त होता है। इसके तने में जो ये छिलका होता है ऊपर, इससे आपका रेशा प्राप्त होता है। ये बाकी जो फसलें दी हुई हैं जूट, सनई और अलसी में। तो इसका आंसर क्या हो गया, कपास हो गया, क्योंकि कपास में इसके ये जो फल होते हैं, ये जब फूटता है तो रेशे निकलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। तो खरीफ की फसल कौन सी नहीं है, ये चना आपका, जैसे मटर हो गया, चना हो गया, ये आपका रबी की फसल है। ये रबी धान कह रहे हैं, सॉरी। ये जब गेहूँ बोया जाता है, गेहूँ बोने के टाइम पे ये आपका मटर, चना ये सब भी बो दिया जाता है। चना, मटर ये सब भी गेहूँ के साथ ही लगभग जब गेहूँ बोया जाता है तो उसी के आसपास ये आपका चना और मटर भी बो दिया जाता है। तो चना और मटर आपका क्या हो गया, ये आपका रबी का फसल हो गया। यहाँ पे दिया भी है, देखिए रबी की फसल में क्या है, गेहूँ, जौ, चना, मटर। ये गेहूँ और जौ तो एक ही खेत में बो दिया जाता है, गेहूँ, जौ, सरसों ये तीनों एक ही खेत में बो दिया जाता है। और चना मटर भी इसी के साथ अलग दूसरे खेत में इसी टाइम पे बो दिया जाता है। और खरीफ की फसल में आपका क्या आएगा, सबसे मेन खरीफ की फसल में आप क्या लेंगे, धान। और ये गन्ना, कपास ये सब भी आपका खरीफ की फसल है। ये कल भी आप लोगों को बताए थे कि खरीफ की फसल में कपास हो गया, मूंगफली हो गया, और ये सब क्या हो गए आपकी खरीफ की फसल हो गए। अब निर्यात हेतु आम का पसंदीदा प्रजाति क्या है। तो सबसे ज़्यादा ये अल्फांसो आम फेमस है निर्यात करने के लिए। तो सबसे पसंदीदा प्रजाति क्या है, अल्फांसो। अब पूसा गोल्ड किसकी प्रजाति है, देखिए इस टाइप के एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इसका कोई समझाने का कुछ नहीं है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ये समझा के नहीं समझाया जा सकता। तो इसको आपको रटना पड़ेगा। पूसा गोल्ड किसकी प्रजाति है, सरसों की। अब आगे इसके बहार किसकी प्रजाति है, बहार आपकी अरहर की प्रजाति है। देखो इसको रटने का एक ट्रिक है, यहाँ हार आ रहा है और अरहर में भी हर आ रहा है। तो बहार किसकी प्रजाति हो गई, अरहर की। अब आम की निम्न प्रजातियों में कौन नियमित फसल वाली प्रजाति है। तो ये आपका दशहरी आम है, ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया में दशहरी आम का। और सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, लखनऊ में। लखनऊ में मलिहाबाद बाग है, वहाँ पे दशहरी आम का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। आप लोग आर ओ बन के जब सचिवालय में आएंगे तो आप लोग यहाँ पे दशहरी आम खाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गेहूं की कौन सी प्रजाति प्रेरित उत्परिवर्तन द्वारा विकसित की गई है, मतलब इसका जीन परिवर्तन कर दिया गया है। तो ये कौन सा प्रजाति है, सरबती सोनारा। ये सरबती सोनारा जो प्रजाति है इसका जीन परिवर्तन कर दिया गया है। तो ये गेहूं की ये प्रजाति है जिसका प्रेरित उत्परिवर्तन कर दिया गया है। मालवी चमत्कार किसकी प्रजाति है, ये अरहर की प्रजाति है। ये आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा एक जगह पे, ये जो भी 10-15 क्वेश्चन है ऐसे, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, हो सके इसी में से आ जाए आपका। गंगा वाराणसी एक प्रजाति है, गंगा वाराणसी किसकी प्रजाति है, आपकी आंवले की प्रजाति है।
अब राज 3077 ये किसकी प्रजाति है? ये आपका गेहूं की प्रजाति है। अब ये देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन देखिए, राज 307 ये सब प्रजाति आपकी गेहूं की है। पूसा सिंधु गंगा किसकी प्रजाति है? ये भी गेहूं की प्रजाति है। निम्नलिखित में रबी की फसल कौन है? अब रबी की फसल कौन है? इसमें हम आपको क्या बताएं कि एक ही खेत में गेहूं भी बो दिया जाता है, आपका सरसों भी बो दिया जाता है और जौ भी बो दिया जाता है। तो गेहूं, सरसों, जौ, चना, मटर ये आपकी किसकी फसल है? रबी की फसल है। तो सरसों आपका क्या हो गया? रबी की फसल है। और ये मक्का आपका क्या है? खरीफ की फसल है। कपास भी आपका क्या है? खरीफ का फसल है। और अरहर भी आपका किसका फसल है? अरहर भी आपका खरीफ की फसल है। अब पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। ये किसकी किस्म है? धान की। पूसा सुगंधा 5 ये धान की किस्म है। अब पूसा वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये अप्रॉक्स दो ही इसका आंसर होता है, कि या तो धान होता है या गेहूं, मैक्सिमम यही होता है। तो पूसा सुगंधा क्या है? धान की प्रजाति है। मटर की पत्ती विहीन जात क्या है? मटर की पत्ती विहीन जात अपरड़ा है। अपरड़ा। मटर की पत्ती विहीन जात क्या है? अपरड़ा है। बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? बरानी द्वीप किस फसल की किस्म है? ये आपका धान का किस्म है बरानी द्वीप। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है? माही सुगंधा आपका धान का प्रकार है। अब ये सब आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको रट बार बार पढ़ के ही याद किया जा सकता है, इसको समझाने का कोई तरीका नहीं है, इसको आपको रटना ही पड़ेगा। अब आप इन सब के डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, जैसे साकेत हो गया, गोविंद, कावेरी, रत्ना, ये सब किसके प्रजाति हैं? धान के प्रजातियाँ हैं। बासमती चावल की संकर प्रजाति क्या है? अब ये है पूसा RH10। पूसा RH10 ये आपका क्या है? बासमती चावल की संकर प्रजाति है। बासमती चावल की संकर प्रजाति है। निम्नलिखित में कौन एक खरीफ की फसल नहीं है? अब इसमें बताना खरीफ की फसल नहीं है। अब जैसे इसमें क्या हो गया, कपास भी खरीफ की फसल है, अरहर भी खरीफ की फसल है, सोयाबीन भी है। अब ये जो मसूर है ये एक दाल है। जैसे चना, मटर आपके रबी के टाइम पे बोए जाते हैं, उसी तरह मसूर का दाल भी आपका उसी टाइम पे बोया जाता है। तो ये आपका रबी का फसल है। मसूर किसका फसल है? रबी का फसल है। खड़ी फसल की कटाई करने के लिए निम्न करने से पहले अगली फसल की बुआई करने कहलाता है। ये क्या कहलाता है? खड़ी फसल की कटाई करने से पहले ही अगली फसल बो देना। मतलब एक फसल खड़ी ही हो और उसके पर इसको कटाई करने के पहले ही तो एक दूसरी फसल बो दिया जाए, तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहते हैं? रिले कृषि कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग याद रखिएगा। रिले कृषि किसे कहते हैं? ये फसल कटी ही ना हुई हो, ये फसल कटी ना हुई हो और इसी में दूसरा फसल बो देना, तो ये क्या कहलाता है? रिले क्रॉपिंग या रिले खेती। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है, इसको क्या कहा जाएगा? इसको लघु जोत कहा जाएगा। अब देखिए, अब ये भी आप जोत के प्रकार याद कर लीजिए। सीमांत जोत किसे कहते हैं? 1 हेक्टेयर से कम। लघु जोत किसे कहते हैं? 1 से 2 हेक्टेयर। ये दोनों मध्यम वाले हैं, ये दोनों क्या है? आपके मध्यम वाले। ये अर्ध मध्यम किसे कहेंगे? 2 से 4 हेक्टेयर। और मध्यम किसे कहेंगे? 4 से 10 हेक्टेयर। ये दोनों आपके मध्यम वाले हैं, दोनों मध्यम। एक अर्ध मध्यम है और एक मध्यम। तो 2 से 4 हेक्टेयर अर्ध मध्यम हो गया, और मध्यम किसे कहेंगे? 4 से 10 हेक्टेयर। और 10 हेक्टेयर से ज़्यादा होगा तो उसे बृहत जोत कहेंगे या बृहत कृषक कहेंगे। अब अदृश्य बेरोजगारी किसमें पाई जाती है? मैक्सिमम किस क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये आपका कृषि में पाई जाती है। कृषि में अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? प्राथमिक क्षेत्र। तो कृषि किसका एग्जाम्पल है? प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल है। तो अदृश्य बेरोजगारी मैक्सिमम कृषि में पाई जाती है। जैसे कि इसे अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई खेत है, इसमें आपको 2 लोगों का काम है, इसमें 2 लोगों का काम है, मतलब 2 लोग मिलकर इस खेत को जुताई बुआई जो भी करनी हो कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए उस घर में 10 लोग हैं, तो गांव में कोई और काम तो है नहीं, तो और कोई काम नहीं है, तो ये 10 लोग जाके इसी खेत में काम करेंगे। तो काम यहाँ पे था 2 लोगों का काम, लेकिन काम कितने लोग कर रहे हैं? 10 लोग मिलकर कर रहे हैं। तो बाकी जो ये 8 लोगों का श्रम है, 8 लोगों का श्रम है, ये बेकार जा रहा है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं, क्योंकि 2 लोगों का काम ही था और यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं, बाकी 8 लोगों का श्रम आपका बेकार जा रहा है। तो एग्रीकल्चर क्षेत्र में आपकी अदृश्य बेरोजगारी होती है, और एग्रीकल्चर आपका प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र। भारत में संकार चालू जोत का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है? अब देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर में राजस्थान यहाँ पे ये आंसर एक्यूरेट होगा, लेकिन लेटेस्ट डाटा क्या है? लेटेस्ट डाटा में आपका नागालैंड इसका आंसर अगर नागालैंड दिया हो तो नागालैंड होगा, क्योंकि किसी जोत का मैक्सिमम
बड़ा आकार ये कहाँ पे है, नागालैंड में। मतलब इन लोगों के पास, एक किसान के पास सबसे ज़्यादा मतलब बड़े बड़े ज़मीन है। तो इसका आंसर अगर नागालैंड दिया हो, ये लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इसका आंसर नागालैंड होगा। लेकिन यहाँ आंसर में कहीं नागालैंड का नाम नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर राजस्थान होगा, लेकिन इसका लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इसका आंसर नागालैंड है। अब ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया में कृषि जोत का एवरेज आकार क्या है। मतलब कार्यशील जो कृषि जोत है, कार्यशील कृषि जोत, ऑपरेटेड जिसे कहते हैं कृषि जोत, कार्यशील कृषि जोत का आकार। तो कार्यशील कृषि जोत का आकार ये एक 2015-16 में सर्वे कराया गया था, 10वीं सर्वे कराया गया था 2015-16 में। एक 2021-22 में कराया गया है आपका 11वीं सर्वे। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कृषि जोत का आकार है 0.8 हेक्टेयर, इसके अकॉर्डिंग 2015-16 के अकॉर्डिंग। और इसके 2021-22 के अकॉर्डिंग ये नाबार्ड द्वारा सर्वे कराया गया था 2021-22 में। तो इसके अकॉर्डिंग आपका कृषि जोत का आकार है 0.74। ये इंडिया का है औसत कृषि जोत का आकार, औसत कार्यशील कृषि जोत का आकार 2015-16 के अकॉर्डिंग आपका 10वीं जो गणना कराई गई थी उसके अकॉर्डिंग 1.08 हेक्टेयर है। और 2021-22 में जो 11वीं आपकी गणना है इसके अकॉर्डिंग आपका है 0.74 हेक्टेयर। तो अगर क्वेश्चन आया तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि 2015-16 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि 2021-22 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। अगर कुछ ना दिया हो तो हम लोग क्या मानेंगे, लेटेस्ट वाला मानेंगे 0.74। लेकिन अगर 2015-16 लिखा हो तो ये उसका आंसर क्या होगा, 1.08 हेक्टेयर। तो ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर कि भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है। अब निम्न उत्पादकता का क्या कारण है, अब देखिए यहाँ पे कृषि जोत का आकार बहुत छोटा है, जोत का आकार क्या है, बहुत छोटा है, ये एक रीजन हो गया। और यहाँ पे परंपरागत तरीके से कृषि होती है, परंपरागत मतलब यंत्रों का उपयोग कम होता है, कृषि परंपरागत तरीके से कृषि होती है, ये भी एक रीजन हो गया। मतलब आधुनिक उपकरणों का कम यूज होता है इंडिया में, उतना ज़्यादा यूज नहीं होता जितने विकसित देशों में यूज होता है। और क्या हो गया, और यहाँ पे लोग मतलब स्किल्ड लोग नहीं लगे हैं किसी में क्या हुआ, आपके गांव में देखिए जो अनपढ़ लोग होते हैं या पढ़े लिखे नहीं होते, मैक्सिमम वही लोग कृषि में लगे हुए हैं। मतलब स्किल्ड लोगों की कमी है कृषि के फील्ड में। तो यही सब मेन रीज़न है कृषि की उत्पादकता के कम होने के कारण इंडिया में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी रीजन हो जाएंगे। जैसे पहला क्या है, आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा होना, ये भी एक रीजन है। जोत का छोटा आकार, अब छोटा आकार रहेगा जैसे इतने छोटे छोटे खेत रहेंगे और कोई एक बड़ा खेत रहेगा, तो इसके बड़े खेत को सिंचाई में भी आसानी होगी। एक बार लगाए आप पंपिंग से ये पूरा खेत की सिंचाई कर दिया। अब इतने छोटे छोटे खेत हैं तो इसको सिंचाई करने में भी अधिक आपका पैसा लगेगा और टाइम भी ज़्यादा बर्बाद होगा। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि किसी जोतों का छोटा आकार। और यहाँ की तकनीक भी क्या हुई है, पिछड़ी हुई तकनीक का यूज करते हैं, इसलिए यही सब रीज़न है जिसकी वजह से यहाँ का उत्पादकता कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो आप ये सभी लोग जान ही रहे होंगे, कृषि आपका क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल है। उद्योग आपका द्वितीय क्षेत्र है और सर्विस सेक्टर जो होता है वो आपका तृतीय क्षेत्र का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया जाता है। तो ये सभी जो हैं, ये जैसे कृषि विकास के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कृषि विकास के लिए आपके मतलब कौन कौन से तरीके अपना सकते हैं, तो यही बताना है। तो ये मध्यस्थों का समाप्ति, जो ये मिडिल वाले होते हैं, ये मतलब इनकी समाप्ति अगर करेंगे तो कृषि का विकास होगा। भूमि सुधार करेंगे, ये भूमि स्वामित्व, जैसे ये पहले लोगों के पास, कम ही लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी और मैक्सिमम लोगों के पास ज़मीन ही नहीं होती। तो ये सब जो लैंड सीलिंग वाला व्यवस्था लाई गई थी भूमि सुधार में, तो ये भी रीजन है, इसके द्वारा भी कृषि का विकास होगा। जोतों की हदबंदी कर दी गई, ये सभी रीजन है, इन सभी रीजनों की वजह से कृषि का विकास होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय कृषि की विशेषताएं बताना है। अब जैसे पहला दिया है श्रम अधिशेष अर्थव्यवस्था, मतलब यहाँ पे श्रम की बहुत ज़्यादा लोग कृषि कार्य में लगे हुए थे। तो ये बिल्कुल सही रीजन है कि यहाँ पे श्रम अधिशेष है, मतलब बहुत ज़्यादा श्रम की उपलब्धता है। और दूसरा क्या है, दूसरा आपका है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो ये कृषि की विशेषता नहीं है, ये आपका कृषि का विशेषता नहीं है, ये आपका प्रोडक्शन फील्ड की विशेषता है। ये आपका उद्योग फील्ड की संरचनात्मक बेरोजगारी कहाँ होती है, ये प्रोडक्शन फील्ड में होता है, उद्योग वाले फील्ड में। ये सेकंड जो आपका सेक्टर होता है, द्वितीय क्षेत्र, वहाँ पे ये होता है संरचनात्मक बेरोजगारी। ये कृषि की विशेषता नहीं है। और ये बड़े आकार का भूमि जोत,
इंडिया में छोटे आकार का भूमि होता है, तो ये भी गलत हो गया। और उत्पादन की परंपरागत तकनीक, ये भी सही है। तो भारतीय कृषि की विशेषताएं क्या हो गई, पहला हो गया और ये लास्ट वाला, ये दोनों, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की नई व्यूह रचना का परिणाम था कि 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। हरित क्रांति नई व्यूह रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी। अब 20वीं सदी में कब प्रारंभ की गई थी, आपको पता होगा हरित क्रांति कब चालू हुआ था, 1966-67। तो ये कौन सा दशक हो गया, 1966-67, इसको आप कौन सा दशक बोलेंगे, 7वीं दशक। ये इसको कौन सी दशक बोलेंगे, 7वीं दशक। तो ये 7वें दशक में आया था आपका हरित क्रांति। अब 70 और लास्ट क्वेश्चन है आज का, यहीं पे हम आप लोगों को विराम देंगे। तो ये 70 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवयव क्या था। तो सबसे महत्वपूर्ण अवयव था ये आपका बीज, ये अधिक उपज वाले बीज। ये एम एस स्वामीनाथन जी जो थे हरित क्रांति के जनक, ये मैक्सिको से लाए थे। मैक्सिको से आपके ये संकर प्रजाति के गेहूँ वगैरह के बीज लाए थे। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अवयव है ये अधिक उपज वाले बीज, ये सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। और भी अवयव हैं जैसे आपके हो गए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाने लगा, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाने लगा, और कृषि यंत्रों का भी उपयोग बढ़ गया। ये सब रीजन है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, अधिक उपज वाले बीज। तो धन्यवाद, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको अगले 2 से 3 दिन में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। थैंक यू।